सुनो, ये ड्रेस मुझे पसंद आ गया है, इसे फौरन से पैक कर दो। नूर ने दुकान के अंदर दाखिल होते सामने डमी पर लगे एक इंतहाई शानदार ड्रेस की जानिब इशारा करते काउंटर पर खड़े शॉपकीपर को पूरे रौब से हुक्म दिया। सॉरी मैम, ये सेल हो चुका है। शॉपकीपर ने इंतहाई माजरत ख्वाह अंदाज में जवाब दिया तो नूर के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। ओ हेलो, तुम्हें समझ आ रही है जो मैं कह रही हूँ? ये ड्रेस मुझे पसंद आ गया, इसलिए अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। नूर ने गुस्से से आगे बढ़कर वो ड्रेस डमी से खींच लिया। वो एक बेहद अमीर बाप की बिगड़ी हुई और खुदसर बेटी थी, जिसे आज तक किसी ने किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया था। उसका जिद्दी दिल जो चीज मांगता उसे हासिल करके ही दम लेती थी। मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी, बस जल्दी से इसे मेरे लिए पैक कर दो, उसने ड्रेस काउंटर पर पटकते हुए कहा। शॉपकीपर घबरा गया। मैम, जिस कस्टमर ने इसे खरीदा है वो पेमेंट करके कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, वो भी आते ही होंगे। मैं आपको ये नहीं दे सकता। शॉपकीपर की इस बात ने नूर के गुस्से को मजीद भड़का दिया। मैं किसी कस्टमर को नहीं जानती। जब मैं कह रही हूँ कि मैं इसे खरीद रही हूँ तो बस मैं खरीद रही हूँ। देखिए मैम, इस तरह नहीं होता। इस तरह हमारे कस्टमर खराब हो जाते हैं। अब बात को समझने की कोशिश करें। प्लीज आप कोई और सूट पसंद कर लीजिए। शॉपकीपर का मूड भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कड़वा होता जा रहा था। मैं कोई और सूट क्यों पसंद करूं? आपका वो कस्टमर भी तो कर सकता है ना। नूर भी हार मानने वालों में से नहीं थी। इससे पहले कि शॉपकीपर कुछ और बोलता, दुकान के दरवाजे से एक इंतहाई मजबूत और पुरकशिश शख्स अंदर दाखिल हुआ और सीधा काउंटर के जाने पड़ा। अगले ही पल ज़ौरीन खानजादा ने वो ड्रेस नूर के हाथ से बड़ी बेदर्दी से छीन लिया। मैं इसकी पेमेंट कर चुका हूँ मैम, इसलिए ये मेरा है। एक इंतहाई भारी रोबदार और गहरी मर्दाना आवाज नूर की अकब से गूंजी। वो एक झटके से पलटी। ये सारा हंगामा यूं ही अचानक शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी बुनियाद कई घंटे पहले घर में रखी गई थी, जब नूर ने अपनी बहन का जीना मुहाल कर रखा था। और अगर तुम अपने मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो पहले मेरे लिए एक नया और बहुत सा शानदार सा ड्रेस खरीदो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वरना तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी दोस्त की मंगनी पर जाने वाली हूँ। दोपहर के वक्त नूर ने अपने बेड पर लेटते हुए बड़े नखरे से अपनी बड़ी बहन नूर को जवाब दिया, जो कि पिछले आधे घंटे से अपने साथ चलने के लिए उसे मना रही थी। देखो नूर, मेरी प्यारी बहन, प्लीज जिद मत करो। बाबा ने तो साफ कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो वो मुझे अकेले अनाया की मंगनी में हरगिज नहीं जाने देंगे। और तुम जानती हो कि अनाया मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। मैं उसकी जिंदगी के इतने बड़े दिन से कैसे गैर हाजिर रह सकती हूँ? नूर ने तकरीबन रो देने वाले अंदाज में नूर के पास बैठते उसका हाथ पकड़ा और मिन्नत की। यार, तुम्हारी इस अनाया की मंगनी है तो मैं क्या करूं? मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं है, और मैं पुराने कपड़े पहनकर तो किसी फंक्शन में जाने से रही, और मुझे एक ड्रेस दिलाने के लिए तुम कौन सा गरीब पड़ जाओगी? नूर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो नूर ने बेबसी से अपना सर पकड़ लिया। यार हद है, वैसे तुम्हारी अलमारी कपड़ों से बड़ी बड़ी है। इतने सूट है कोई भी पहन लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर फंक्शन के लिए नया सूट चाहिए होता है। चलो अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। और की इस बात पर नूर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी और वो छलांग लगाकर बेड से नीचे उतरी। ठीक है, फिर डील डन हो गई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन शॉपिंग मेरी मर्जी की होगी और बिल तुम पे करोगी। नूर ने अपनी शर्त रखी तो हूर ने जल्दी से हामी भर ली, ताकि किसी तरह ये जिद्दी लड़की राजी हो जाए। और फिर वो दोनों बहनें शॉपिंग मॉल के लिए निकल खड़ी हुई। रास्ते में नूर की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और वो मुसलसल हूर का दिमाग खा रही थी। और देखो, मुझे कोई आम सा सूट नहीं चाहिए। मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए कि कल मंगनी में सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर हों। अनायक की मंगनी है तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे ही लगना चाहिए। नूर ने गाड़ी के शीशे से बाहर देखते बड़े फखरिया अंदाज में कहा। तो हूर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ मेरी शहजादी, तुम इतनी प्यारी हो तो प्यारी लगोगी ही। चलो अब जल्दी से ड्रेस पसंद कर लो, ताकि हम वापस घर जा सके। बाबा को वैसे भी हमारा ज्यादा देर तक बाहर रहना पसंद नहीं है। शॉपिंग मॉल पहुंचकर नूर ने एक दुकान से दूसरी दुकान और फिर तीसरी दुकान के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। सारा दिन खबारी के बाद नूर के पैरों में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन नूर को भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। नूर, खुदा का खौफ करो, हम पिछले 4 घंटों से इस मॉल में घूम रहे हैं, तुम्हें कोई एक जोड़ा भी पसंद नहीं आ रहा। नूर ने थक कर एक बेंच पर बैठते हुए कहा। तो नूर ने कंधे उचका दिए।
यार ये सब इतने बोरिंग और पुराने डिजाइन है ना, किसी का कलर डल तो किसी की एम्ब्रॉयडरी पुरानी, और मुझे कुछ मुनफरिद चाहिए। तभी उसकी नजर सामने वाले एक बुटीक के शीशे पर पड़ी, जहां डमी पर एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश ड्रेस आवेजा थी। वाह, परफेक्ट, मुझे यही चाहिए। नूर की आंखों में चमक आ गई और वो तेजी से उस दुकान की तरफ बढ़ी। नूर भी अपना बैग उठाए उसके पीछे भागी। फिर दुकान के अंदर दाखिल होते वही बहस शुरू हो चुकी थी, जो कि शॉपकीपर के साथ जारी थी पहले ही। और अब उसके सामने एक अजनबी खड़ा उसके हाथ से ड्रेस छीन रहा था। ओह हेलो, व्हाट द हेल आर यू। नूर को शदीद गुस्सा आया तो उसने अजनबी की इतनी जुर्रत उसकी कैसे हुई, उसने हाथ से उसकी पसंदीदा चीज छीन ली। ये ड्रेस मैं खरीद चुका हूँ ऑलरेडी, अब इसे जल्दी से पैक कर दो। जरीन ने नूर की बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते शॉपकीपर को हुक्म दिया, तो उसने फौरन से ड्रेस पैक करना शुरू कर दिया। नूर इस सिक्स पैक वाले बॉडी बिल्डर बंदे को देखकर एक पल के लिए साकित रह गई। उसकी फिटिंग वाली सैर शर्ट में से झलकते चौड़े और मजबूत सीने, फिसलती बाजू के उभरते मसल्स और उसकी खतरनाक हद तक पुरकशिश मर्दाना वजाहत देखकर नूर कुछ पल के लिए दिल ही दिल में बुरी तरह से मरूब हुई थी। उसकी गहरी स्याह आंखों में एक अजीब सा सहर और चेहरे पर एक शाहाना सा गरूर था, जिसने नूर के दिल की धड़कन को एक लम्हे के लिए बेतरतीब कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें कुछ पल के लिए जैसे थम सी गई। एक महंगी और दिलफरेब सी खुशबू उसके अजनबी के वजूद से उठकर नूर के हवासों से छा रही थी। उफ, इतना हैंडसम होने के बावजूद इतना बदतमीज और मगरूर है। समझता क्या है अपने आप को, मुझे देखता तक नहीं। नूर को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। नूर उसकी मुकम्मल बेरुखी पर तरफ उठी। वो अपनी खूबसूरती पर हमेशा नाज करती थी, लड़के उसकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे। आज एक मर्द उसे यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। उसने फौरन अपने आप को संभाला और कहा, ओ हेलो मिस्टर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये ड्रेस मुझे पसंद है तो ये मेरा हुआ ना, तुम इसे कैसे लेकर जा सकते हो? वो पूरे एतमाद और गुस्से से उस अजनबी के सामने खड़ी लड़ने को तैयार थी। जरीन खानजादा ने पहली बार अपनी गहरी सी आंखों का रुख उसकी तरफ मोड़ा और उसे एक तेज और सर्द घूरी से नवाजा। उसे सरसरी अंदाज में सर से लेकर पैर तक नूर का जायजा लिया। उसके छोटे कदर और गुस्से से लाल होते चेहरे को देखते जुरीन ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। अपनी हाइट देखो और मुझसे पंगे ले रही हो बिद्दी। जुरीन खानजादा के मुंह से अदा होने वाला ये कांटदार जुमला नूर के गुरूर और गुस्से पर किसी बम की तरह गिरा। एक तो उस शख्स ने उसका ड्रेस छीना, ऊपर से उसे बिद्दी कह रहा था। उसके तर्ज तखातुब पर तो नूर सीख पा हो चुकी थी। बिद्दी किसे कहा तुमने? नूर गुस्से से चीखी और उसके ताकुब में लग गई। लेकिन जरीन शॉपकीपर से अपना शॉपिंग बैग पकड़कर इंतहाई बेनियाजी और शाहाना गरूर के साथ दरवाजे की तरफ मुड़ चुका था। उसके यूं नजरअंदाज करने पर नूर के अंदर भड़कती आग पर तेल का काम किया। ए, यू, मेरी बात का जवाब दो और मेरा ड्रेस वापस करो। तुम मुझे यूं इग्नोर करके नहीं जा सकते। नूर पांव पटकती हुई यूं तेजी से उसके पीछे भागी ताकि उसका बाजू पकड़कर उसे सीधा कर सके। जोरीन अभी दुकान के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि नूर के मुसलसल बुड़बुड़ाने पर वो अचानक पलटा। नूर जो कि पूरी रफ्तार से गुस्से में अंधी होकर उसकी तरफ झिपट रही थी, अपने कदमों को ब्रेक ना लगा सकी और अगले ही पल वो दराम से सीधी जोरीन के चौड़े सीने पर जा गिरी। उसका सीना किसी फौलाद की दीवार की तरह सख्त था और टकराव इतना जोरदार था कि नूर की नाक बुरी तरह से बच गई। ओ अल्लाह, मेरी नाक! नूर के मुंह से बेसाख्ता दर्द भरी आह निकली और उसका तवाजुन इस बुरी तरह से बिगड़ा कि वो अपने कदमों पर खड़ी न रह सकी। इससे पहले कि वो खुद को संभालने की कोई नाकाम कोशिश करती, वो बुरी तरह से पीछे की तरफ बल खाती हुई सीधा दुकान के चमकदार फर्श पर जा गिरी। उसके यूं गिरने पर दुकान में मौजूद कस्टमर्स और काउंटर पर खड़ा शॉपकीपर्स अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सके और बेसाख्ता खिसियानी हंसी हंसने लगे। जोरीन ने बस एक लम्हे के लिए फर्श पर गिरी उस जिद्दी और मुंह फट लड़की को तफरीकी निगाहों से देखा और फिर बगैर कोई बात किए उसे इस तरह छोड़कर इंतहाई रोबदार अंदाज में दुकान से बाहर निकल गया। नूर को उस वक्त अपने गिरने की चोट और पिचकी हुई नाक से ज्यादा उस बात का शदीद दुख और गुस्सा था कि उस बदतमीज और खड़ूस इंसान के सामने इस तरह सरेआम वो जलील हो गई। होर भागती हुई आई और फर्श पर बैठी, नूर को बाजू से पकड़कर उठाने लगी। नूर,
तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? ये क्या बचपना है नूर, तुम खामखा उस शख्स से उलझ रही थी। कि अगर मैं तुमसे उससे महंगा और जबरदस्त ड्रेस लिख कर दूं, ले दूंगी। नूर इसे सहारा देकर खड़ा करते हुए बोली। लेकिन नूर की सुर्ख होती आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस मगरूर शख्स से बदला लेने की आग भड़क रही थी। मुझे छोड़ दो। तुमने देखा नहीं उस बिग अंकल ने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा ड्रेस भी छीना, मुझे पिद्दी भी बोला और मुझे धक्का देकर गिरा भी दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नूर कपड़े झाड़ते हुए गुस्से से फनकार रही थी। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू तैर रहे थे। नूर ने बेबसी से इर्द गिर्द खड़े मुस्कुराते लोगों को देखा, फिर नूर का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे दुकान के एक कोने में खींच लिया। नूर, खुदा का वास्ते तमाशा मत बनाओ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। वो ड्रेस बिक चुका है, इसलिए वो ले गया और तुम खुद भाग कर उससे टकराई हो। उसने तुम्हें नहीं गिराया। नूर ने उसे डांटते हुए हकीकत का उससे आईना दिखाया। तो नूर मजीद तरफ उठी। तुम मेरी बहन हो या उस बदतमीज इंसान की वकील? दोबारा नजर आए ना मुझे ये शख्स तो देखना कि मैं इसका गला दबा दूंगी। हूर और नूर दोनों बहनें थी और उनके बीच सिर्फ 1 साल का ही फर्क था। हूर 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसकी समझदारी और सलीकामंदी देखकर लगता था जैसे वो नूर की माँ हो, जबकि नूर बाप की लाडली होने की वजह से हद से ज्यादा मुंहफट, नकचड़ी और जिद्दी थी। अच्छा मेरी माँ, अब बस कर दो। तुम जो चाहो उसका हशर कर लेना, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलो। हूर ने उसे प्यार से पचकारते हुए एक बार फिर से समझाया, पर साथ ही अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे और दुकान की तरफ ले जाने लगी। तब जाकर नूर का पारा थोड़ा सा नीचे आया। वो उन्हें बामुश्किल से मनाकर एक दुकान से बड़ा खूबसूरत ड्रेस दिलवाकर शुक्र का कलमा पड़ा और अपनी जान में जान आते उसे लेकर तेजी से घर की तरफ रवाना हो गई, ताकि मजीद कोई हंगामा ना हो। जबकि नूर का दिल और दिमाग अब भी उस शख्स के सैर अपने गुस्से में उलझा हुआ था। अगली शाम हूर और नूर अपने कमरे में अनाया की मंगनी के लिए तैयार हो रही थी। हूर एक नफीस और खूबसूरत लिबास में हमेशा की तरह बहुत डिसेंट दिख रही थी। उसने अपने बालों को खूबसूरत अंदाज में बांध रखा था और हल्का सा मेकअप उसके खूबसूरत चेहरे पर बहुत ज्यादा जच रहा था। जबकि नूर शीशे के सामने खड़ी मुसलसल मुंह बना रही थी और गुस्से से बालों को झटक रही थी। यार हूर, ये ड्रेस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसका रंग भी मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा और इसकी फिटिंग भी तो बिल्कुल बकवास है। नूर ने अपने लिबास की चुनटे दुरुस्त करते हुए रोमांसी और चिड़चिड़ी आवाज में कहा। तो हूर ने मुस्कुराते उसका कंधा थपथपाया। मेरी जान, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। खामखा कीड़े मत निकालो और जल्दी चलो। काश वो ड्रेस मिल जाता तो कितनी हसीन लगती मैं। पता नहीं कौन सी चुड़ैल के लिए वो ड्रेस लेकर गया था। अल्लाह करे जिसने भी वो ड्रेस पहना है ना, उस पर कोई काला कौवा आकर बैठ जाए या फिर उसका ड्रेस कहीं से फट जाए। नूर की इस जली कुटी बददुआ पर हूर ने अपना माथा पीट लिया। बस कर दो नूर, ऐसे बददुआएं तो मत दो। वो जिसका भी ड्रेस था उसे मिल गया, अब तुम अपना मूड ठीक करो और चलो जल्दी, अनाया नाराज हो जाएगी। हूर उसे बमुश्किल खींच कर कमरे से गाड़ी की तरफ लेकर आए। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी की इंतहाई आलिशान और पुरशिकवा इमारत के सामने रुकी, जिसके बड़े से मरकजी दरवाजे पर खानजादा मेंशन की सुनहरी तख्ती जगमगा रही थी। अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने जादुई नगरी में कदम रख दिया हो। पूरे लॉन को सफेद और सुर्ख गुलाबों से इंतहाई दिलकश और मुनफरिद अंदाज में सजाया गया था। दरख्तों की शाखों से लटकती छोटी छोटी बरकी कुमकुमों की लड़ियां सितारों की तरह झिलमिला रही थी और हवा में मोती और गुलाब की मिली जुली मसूरकन खुशबू फैली हुई थी। रास्तों के दोनों तरफ शीशे के खूबसूरत फानूस रखे हुए थे, जिसकी मध्यम पीली रोशनी पूरे माहौल को एक तिलस्माती और शाहाना रूप दे रही थी। लगता है काफी अमीर लोग हैं। इनकी सजावट तो देखो, जैसे कोई बादशाह का दरबार लगा हो। नूर चारों तरफ नजरें दौड़ाते तंजिया सा मुंह बनाते बोली। तो हूर ने उसे कौनी मारी। हंसता बोलो नूर। और और हाँ, ये वाकई में बहुत रईस और खानदानी लोग हैं। तुम बस यहाँ ना कोई तमाशा मत बनाना और तमीज से सबसे मिलना। हूर उसे वार्निंग देते हुए आगे बढ़ी। मुझे किसी से मिलने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी वजह से आई हूँ। वरना मेरा दिल तो अब भी उसी ड्रेस में अटका हुआ है। अगर मुझे वो ड्रेस मिल जाता ना, आज मैं इस फंक्शन की जान होती और सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर होती। नोट बुड़बुड़ाती हुई उसके पीछे चलने लगी। सामने एक बहुत बड़ा खूबसूरत स्टेज बना हुआ था, जिस पर सुर्ख और सफेद फूलों की इंतहाई दिलकश से सजी हुई थी, जिसके पीछे खूबसूरत पर्दे और रोशनियां लगी थी। आ जाओ नूर, तुम्हें अनाया से मिलवाऊं। वो कब से हमारा इंतजार कर रही होगी।
हूर ने नूर का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी स्टेज की जाने पड़ने लगी। स्टेज की सीढ़ियां चढ़ते हुए एकदम से नूर के कदम रुक गए और अपनी जगह जम गए। उसकी आंखें पलकें झपकना भूल गई थी। उसके सामने स्टेज पर अनाया खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसने बिल्कुल वही ड्रेस पहन रखा था जो कि नूर ने कल दुकान में पसंद किया था, और जिसे उस बदतमीज शख्स ने उसके हाथ से बेदर्दी से छीन लिया था। वो खूबसूरत, दिलकश और शानदार सा ड्रेस अनाया के वजूद पर सजा हुआ था और वाकई वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन नूर को वो ड्रेस अनाया पर एक आंख नहीं बारा था। नूर के तन बदन में एकदम से आग लग गई। ये ड्रेस अनाया के पास कैसा है? इसका मतलब वो खड़ूस इंसान इसी का कुछ लगता है। इसी ने ड्रेस अनाया के लिए खरीदा होगा। नूर का दिल चाहा कि वो भी आगे बढ़कर अनाया के कपड़े नोच ले। ये ड्रेस मुझसे मुझ पर ज्यादा सजना था। अनाया वे तो ऐसे बांदरी लग रही है। ये ड्रेस तो मेरा ही होना चाहिए था। नूर दिल ही दिल में जल भूनकर कोयला होने लगी थी। उसकी मुठ्ठियां भींच गई थी और चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। नूर, क्या हुआ? तुम अचानक रुक क्यों गई? नूर ने पीछे से उसे हिलाते हुए कहा। तो नूर ने बामुश्किल अपने गुस्से को काबू किया और गहरी सांस ली। उसे जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक नकली सी मुस्कुराहट सजाकर नूर के साथ आगे कदम बढ़ाया, मगर उसकी नजरें अनाया के लिबास पर खंजर की तरह बरस रही थी। अनाया उन्हें देखते ही खुशी से खिल उठी। यार हूर, तुम लोग कितना लेट आए हो? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं तो समझी थी कि तुम लोग आओगे ही नहीं। अनाया ने आगे बढ़कर हूर को गले लगाया। बहुत बहुत मुबारक हो अनाया, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, नजर न लगे। हूर ने सच्चे दिल से उसे मुबारकबाद दी। थैंक यू सो मच यार। अनाया ने मुस्कुराते हुए नूर की जानिब देखा, जो कि एक तरफ खड़ी मुंह बना रही थी, और उसकी नजरें मुसलसल अनाया की ड्रेस पर जमी थी। नूर, तुम कैसी हो? अनाया के पूछने पर नूर ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ सरसरी से उसे गले लगाया। मुबारक हो अनाया, वैसे ड्रेस बहुत अच्छा है तुम्हारा, कहाँ से लिया? नूर ने काफी तंजी और कांटदार लहजे में पूछा। तो अनाया शर्मा गई। ये मुझे मेरे ससुराल वालों ने खास तौर पर भेजा है। उनकी चॉइस बहुत कमाल है ना? अनाया के इस जवाब ने नूर के गुस्से में मजीद इजाफा कर दिया। हाँ, बहुत कमाल की पसंद है, पर मुझे लगता है कि इसका रंग तुम पर थोड़ा सा डर लग रहा है, और इसकी फिटिंग भी अजीब सी है। शायद उन्होंने जल्दी में बगैर सोचे समझे बस यूं ही उठा लिया। नूर ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कहा, जिस पर हूर ने उसे घूर कर देखा। अनाया, ये बस तुम्हें तंग कर रही है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो और ड्रेस भी तुम पर बहुत ज्यादा जच रहा है। हूर ने बात को संभालने की कोशिश की। आओ तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवाती हूँ। अनाया ने स्टेज पर रखी आरामदायक कुर्सी पर बैठाया और खुद उनके पास बैठ गई। इस दौरान अनाया के कुछ कजन्स और दोस्तें भी मुबारकबाद देने वहां आ गई और उनके गिर्द एक हजूम सा बन गया। अभी मंगनी की बकायदा रस्म शुरू होने में कुछ वक्त बाकी था और लड़के वालों के मरकजी मेहमानों का इंतजार हो रहा था। हूर और अनाया की बाकी सहेलियां स्टेज पर एक साथ बैठ गई। यार अनाया, तुम्हारे तो मजे हैं। जिससे मोहब्बत की उसी से मंगनी हो रही है। हमें तो कानो कान खबर ही ना हुई। बड़ी छुपी छुपी रस्तम निकली तुम तो। हूर ने मुस्कुराते उसे छेड़ा, तो अनाया का चेहरा खुशी से और शर्म से तिमतिमा उठा। यार, वो लोग रास्ते में हैं, किसी भी वक्त आते होंगे। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। अनाया की एक कजन ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम्हारी खाला का बेटा है, तुम्हारी तो बातचीत होती रही होगी ना, तो फिर अब घबराना कैसा? जब प्यार किया तो डरना क्या? दूसरी सहेली ने भी लुत्फा दिया, तो अनाया ने अपना हाथ चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। यार बस बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर खाला ने रिश्ता मांग लिया, तो फिर इनकार की गुंजाइश कहाँ थी? अनाया ने शर्माते हुए जवाब दिया, तो सब लड़के खिलखिला कर हंस पड़ी। ओहो, फिर इनकार कैसा? उसे बहुत हैंडसम है तुम्हारे मंगेतर, मैंने तस्वीर देखी थी। कौर ने भी उन लड़कियों का साथ देते हुए अनाया को छेड़ा। हाँ वो तो है। अनाया मुस्कुराते हुए और भी शर्मा गई। नूर जो उनके बीच में बैठी मुसलसल जलती बुनती जा रही थी, उसके कानों में ये सारी बातें सीना सीसा बनकर उतर रही थी। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शानदार ड्रेस पर था जो कि अनाया ने पहन रखा था। उस बदतहजीब इंसान ने मुझसे छीनकर इस अनाया को दे दिया, और ये यहाँ सबके सामने इतराती फिर रही है, जिससे कोई बहुत बड़ा मार का मार लिया हो। नूर का खून खौल रहा था और उनकी हंसी और कह के उसे जहर लग रहे थे, और उसका दिल कर रहा था कि यहाँ से सबको भगा दे और अनाया का वो ड्रेस फाड़ दे। उसने बेचैनी से पहलू बदला और हूर की तरफ देखा, जो कि पूरी तरह उन बातों में मगन थी, और हंसकर अनाया को
तंग कर रही थी। नूर का तो बस नहीं चल रहा था कि हूर को वहां से खींच ले। हूर, तुम इन फजूल बातों में लगी हो। मुझे तो यहाँ बहुत बोरियत हो रही है। चलो यहाँ से कहीं और चल कर बैठते हैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नूर ने हूर के कान में सरगोशी की तो हूर ने उसे इंतबाही निगाहों से देखा। तमीज से बैठो नूर, मंगनी की रस्म होने वाली है और हम अनाया की खुशी में शरीक होने आए हैं। तुम अपना ये सड़ा हुआ मुंह तो बंद रखो। हूर की डांट सुनकर नूर खामोशी से बैठ गई, लेकिन उसका दिमाग मुसलसल काम कर रहा था और वो स्ट्रेस को अनाया पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसके अंदर का वो जिद्दी बच्चा मचल रहा था। कोल्ड ड्रिंक्स आ चुकी थी और अनाया खुद अपने हाथों से मेहमानों और अपनी सहेलियों को कोल्ड ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। वो एक ट्रे में शीशे के गिलासों से बड़ी सुर्ख रंग की कोल्ड ड्रिंक्स लिए हूर और नूर की तरफ बढ़ी। नूर ने अनाया को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखों में एक शरारती और खतरनाक सी चमक उभरी। अनाया मुस्कुराती उसके पास आई और ट्रे आगे की। हूर ने शुक्रिया अदा करते हुए गिलास उठाया और फिर अनाया ने वो ट्रे नूर की तरफ की। नूर ने गिलास हाथ में थाम लिया। अनाया आगे बढ़ गई। कुछ ही सेकंड बाद नूर जानबूझकर अनाया के करीब जाते हुए अपना पाँव लड़खड़ाने की एक्टिंग करने लगी और अगले लम्हे उसके हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक का सारा ग्लास अनाया के उस खूबसूरत और कीमती ड्रेस के ऊपर बिल्कुल सामने वाले हिस्से पर गिर गया। लाल रंग का वो मीठा और चिपचिपा मायल उस शानदार लिबास पर एक बहुत बड़ा और बदनुमा सा दाग बनकर फैल गया। एक पल के लिए स्टेज पर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। अनाया हैरत से मुंह खोले अपने खराब होते लिबास को फटी फटी आंखों से देखने लगी। नूर के तो जैसे तोते उड़ गए और वो बेचैनी से नूर को देख रही थी जिसने अभी ये हरकत की थी। सॉरी, गलती से पाँव अटका तो गिर गई। नूर ने मासूमियत और झूठी शक्ल बनाते हुए जल्दी से सफाई दी, लेकिन इससे पहले कि अनाया कुछ बोलती या होर उसे डांटती, नूर ने आसपास खड़े मेहमानों की घूरती हुई नजरें देखी तो खौफजदा होकर रह गई। उसे लगा इसे सब मिलकर उसकी सरेआम बेइज्जती करेंगे और नाया को घर वाले उसे खड़ी खड़ी सुनाएंगे। वो इतना कहती स्टेज की जानिब नीचे उतरी और मुड़कर देखे बगैर सीधा मेंशन के अंदरूनी हिस्से की जानिब गायब हो गई। उसकी जाती अनाया की आंखों से आंसू झलक गए। यार हूर, आज मेरा कितना अहम दिन है और तुम्हारी बहन ने सारा ड्रेस बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? अनाया रूहानी आवाज में बोली तो हूर शर्मिंदगी से जमीन में घिरी जा रही थी। मुझे बहुत अफसोस है अनाया, यकीन करो वो गलती से फैल गई थी। प्लीज मुझे रोना बंद करो, मैं अभी इसे देखती हूँ और हम कोई हल निकाल लेते हैं, तुम परेशान मत हो। हूर बेहद शर्मिंदगी से माफी मांग रही थी, लेकिन अनाया का मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था और उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था। इसी हंगामे में अनाया के वालिदैन भी वहां पहुंच गए और अपनी बेटी का खराब लिबास देखकर उनके चेहरों पर भी शदीद नाराजगी के तासुरात उभर आए। ये क्या तरीका है हूर बेटा, तुम्हारी बहन को तो जरा तमीज नहीं है। रस्म शुरू होने से पहले थोड़ा सा तो वक्त रह गया था और उसने सारा हुलिया ही बिगाड़ दिया इसका। अब लड़के वाले आने वाले हैं और इस हाल में उसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अनाया की वालिदा ने सख्त लहजे में हूर से कहा तो हूर ने भी हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। आंटी, मुझे सच्ची में बहुत शर्मिंदगी हो रही है। नूर बचपने में ध्यान नहीं रखती ना। प्लीज आप अनाया को नूर ले जाकर कोई और ड्रेस पहना दे। आसपास खड़े मेहमान भी अब चामुकैया कर रहे थे और उनकी आवाजें हूर के कानों तक पहुंच रही थी। यार, मैंने देखा था उस लड़की ने जानबूझकर गिलास गिराया था। साफ पता चल रहा था कि वो अनाया से जेलिस हो रही है। बहुत बुरी बात है वैसे। इन बातों ने हूर के गुस्से को अरूज पर पहुंचा दिया था और वो नूर को कच्चा जबाने के इरादे से उसे ढूंढने के लिए स्टेज से नीचे उतरकर मेंशन के अंदर की जानिब बढ़ गई थी। दूसरी तरफ नूर धड़कते दिल के साथ मेंशन के अंदरूनी और कदरे सुनसान हिस्से की तरफ भागती चली जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह जमीन में गायब हो जाए। उसे अंदाजा हो गया था कि उसने गुस्से और जज्बात में आकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ए अल्लाह, मुझे बचा ले। मैंने गुस्से में आके ये सब कर दिया था। अब मुझे उन सबसे बचा ले, कोई मुझे देख ना ले। वो डर के मारे दुआएं मांगती हुई मेंशन की लंबी राहदारी में भाग रही थी। और तो मुझे कच्चा छपा जाएगी और मामा मामा को पता चला तो मुझे जान ले लेंगी। वो चलते चलते पीछे मुड़कर देखती जा रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। मेंशन अंदर से बहुत बड़ा और भूल भुलैयों जैसा था। उसे बस छुपने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए थी। वो एक राहदारी के आखिरी में मौजूद एक बंद कमरे के सामने रुकी और जल्दी से उसका लॉक खोलते
कमरे में घुस गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और हल्की हल्की रोशनी भी फैली हुई थी। नूर ने दरवाजा अंदर से लॉक किया और सुख का एक लंबा सांस लेते सोफे पर गिर सी गई। चलो शुक्र है यहाँ कोई नहीं है। अब जब तक वो लोग मंगनी की रस्म में बिजी नहीं हो जाते मैं यही रहूंगी। लेकिन उसकी ये खुशफहमी चंद लम्हों के ही मेहमान साबित हुई थी, क्योंकि अचानक उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। इसका मतलब था कि कमरे में कोई मौजूद है और शॉवर ले रहा है। नूर के तो जैसे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मैं कहाँ आगे कहाँ छुपूं, कहीं और चली जाती हूँ, उसने घबरा कर खुद से कहा और जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो लॉक खोलती, बाथरूम के दरवाजे की नाप घूमी और कोई बाहर निकल आया। कौन हो तुम? एक रूपदार मर्दाना आवाज सुनकर नूर के कदम वहीं जम गए। वो डरते डरते पीछे पलटी और सामने खड़े शख्स को देखती उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ज़रीन खानज़ादा बाथरूम से ताज़ा शॉवर लेकर बाहर आया था। उसके चौड़े और कसरती सीने पर पानी के कतरे चमक रहे थे। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी और उसके गीले बाल उसके पेशानी पर बिखरे हुए थे। उसका वो शर्टलेस और खतरनाक हद तक पुरकशिश रूप देखकर नूर एक लम्हे के लिए अपनी सांस लेना भूल गई और वो बुत बनी उसे देखने लगी। तुम क्या कैसे? ज़रीन ने अपने कमरे में उस लड़की को देखकर कदरे हैरत और गुस्से से पूछा। लेकिन अगले लम्हे उसकी निगाह नूर के सरापे पर उठी थी। वो खूबसूरत से लिबास में मलबूस थी। उसका गुस्सा और डर से तमतमाता चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें इस वक्त हैरानी रक्स कर रही थी। जोरीन को एक पल के लिए जैसे उसे शहर में उसने जकड़ लिया था। नूर भी मुश्किल अपने हवासों में वापस आई। वो रास्ता भटक गई थी, मुझे पता नहीं था कि ये कमरा किसका है। नूर ने हकलाते हुए जवाब दिया और उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। जोरीन ने उसकी आवाज सुनकर उसे गौर से देखा और उसके चेहरे की साख्त पर निगाह दौड़ाई तो उसके होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट उभर आई। एक मिनट, तुम वही बिद्दी हो ना जो कल मॉल में मुझसे उलझ रही थी? जोरीन ने उसे पहचानते हुए तंज किया तो नूर का वो सारा खौफ एक सेकंड में गायब हो गया और उसकी जगह उसके मखसूस गुस्से ने ले ली। ओह हेलो मिस्टर, खबरदार जो मुझे बिद्दी बोला। मेरा नाम नूर है। तुम खुद को क्या प्रिंस चार्मिंग समझते हो? नूर ने चिढ़कर कहा तो जुरैन एक कदम आगे बढ़ा और उसके इतने करीब आने पर नूर का दिल पूरी तरह से बेकाबू हुआ। जिन निगाहों से मुझे देख रही हो ना तुम, मुझे खुद को समझना तो यही चाहिए। वैसे किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए, इतने तो मैनर्स होने चाहिए। जुरैन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर भारी आवाज में कहा तो नूर गुस्से से पैर पटकने लगी। रहा था, मुझे तमीज मत सिखाओ। तुम खुद इतने बदतमीज हो कि लड़कियों से ड्रेस छीनते फिरते हो। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी मुझे जाने दो। नूर ने उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की, जिस पर से जोरीन का कहना बेसाख्ता निकल गया। अच्छा, तो तुम मुझे तमीज सिखाने में मुझे ढूंढती फिर रही थी और मेरे बेडरूम तक कहाँ पहुंची? जोरीन ने उसे आड़े हाथों लिया। ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, बताए ना कि रास्ता भटक गई थी। अचानक बाहर कॉरिडोर से शोर शराबा और कदमों की आवाजें आने लगी। कहाँ चली गई है ये लड़की? मेरा तो दिल कर रहा है कि इसका गला दबा दूं। बाहर से अनाया के कजन की तेज और वसीली आवाज उभरी। नूर, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपी हो। उसके साथ ही हुर की भी परेशान और गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई दी, जिससे साफ पता चल रहा था कि बाहर अच्छा खासा हंगामा बरपा है और सब मिलकर मुजरिम को तलाश कर रहे हैं। हुर की आवाज सुनकर नूर का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। ओह माय गॉड, हुर आ गई। नूर ने घबराहट में दरवाजे की तरफ देखा और जुरैन, जो कि इसके तासुरात देखकर महफूज हो रहा था, उसने मुस्कुराते हुए बाजू बांध दिए। लगता है बाहर कोई तुम्हारी दुर्गत बनाने का पूरा इरादा करके आया है। अगर कहो तो मैं दरवाजा खोल दूं। जुरैन ने उसे छेड़ा तो नूर ने उसे खूनी निगाहों से घूरा और एक बर्फीले अंदाज में उसे चकमा देते हुए दरवाजे का लॉक खोला। यू अंकल, तुमसे तो मैं ना बाद में निपटूंगी। वो इतना कहते हुए बिजली की सी तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और कॉरिडोर के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ गई ताकि नूर के हाथ ना आ सके। जुरैन उसकी इस अचानक हरकत पर सर झटक कर रह गया। पागल लड़की, उसे बुड़बुड़ाते हुए जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और तैयार होने लगा ताकि बाहर जाकर देख सके कि आखिर इस लड़की ने क्या हंगामा बर्पा किया है। जुरैन कमरे से बाहर निकला तो राहदारियों में फैली खामोशी के बाद
लॉन की तरफ से आने वाले शोर काफी वाज़ह था। वो लंबे लंबे कदम उठाता सीधा लॉन की तरफ आया तो सामने स्टेज के पास मेहमानों और घर वालों का एक हुजूम जमा था और बीच में अनाया खड़ी रो रही थी। जोरीन ने भीड़ को चीरते हुए अपना रास्ता बनाया और आगे कदम बढ़ाया तो सामने का मंजर देखकर उसे सारी कहानी और उस जिद्दी लड़की के छुपने की वजह समझने में एक लम्हा नहीं लगा। अनाया को वो कीमती लिबास जिसे कल उसने उस जिद्दी लड़की के हाथ से खींचा था अब बुरी तरह से कोल्ड ड्रिंक के दागों से बर्बाद हो चुका था और अनाया मुसलसल आंसू बहा रही थी जबकि उसकी कजन और घर की दूसरी औरतें किसी पर बरस रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, खुद गिर गया मेरा पाँव कुर्सी से उलझ गया था और गिलास मेरे हाथ से छूट गया। आप लोग ख्वामखा मुझे इल्जाम लगा रहे हैं। नूर जो कि हूर के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी उसने डरते डरते अपने मखसूस दिफाई अंदाज में सफाई पेश की तो उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर जोरीन की तेज निगाहें सीधी उस पर जा टिकी। उसे कल मॉल में होने वाली उस ड्रेस की जंग और फिर अभी कुछ देर पहले अपने कमरे में उसका वो चोरों की तरह घबराया हुआ छुपना याद आया तो जोरीन का तेज दिमाग सारी सूरत हाल समझ गया। उसे बखूबी अंदाजा हो गया कि उस लड़की ने अपना कल वाला गुस्सा निकालने के लिए अनाया के लिबास पर जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक गिराकर अपना बेहतरीन बदला लिया है। जोरीन को उस छोटी सी लड़की के इस खतरनाक शरारत पर हैरत के साथ साथ थोड़ा मजा भी आया। क्यों इतनी सी जान होकर भी कितनी खतरनाक और बदला लेने वाली है। उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि इस जंगली बिल्ली को अब वो अपने तरीके से सीधा करेगा लेकिन फिलहाल उसे अपने घर की इज्जत और फंक्शन का माहौल बचाना था। क्या तमाशा लगा रखा है आप सबने। मेहमान क्या सोचेंगे कि हमारे घर में कैसी बदनजमी हो रही है। एक ड्रेस ही तो खराब हुआ है उस पर भी इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। सुरीन की रोबदार आवाज पूरे स्टेज पर गूंगी तो सबकी जुबानी एकदम से खामोश हो गई। जुरीन ने अनाया की तरफ देखा। अनाया, तुम रोना बंद करो। तुम इस तरह से 10 गुना महंगा और खूबसूरत लिबास में तुम्हें मंगवा दूंगा। तुम अभी अंदर जाओ, कोई और अच्छा सा ड्रेस पहन कर आओ। हमने मंगनी की रस्म भी शुरू करनी है। जोरिन ने इंतहाई तहम्मुल और रोब से बात को संभाला तो अनाया की वालदा ने भी फौरन इस बात में सर हिलाया और इसे अंदर ले गई। स्टेज पर पहुंचाने के बाद नूर ने दिल ही दिल में सुख का सांस लिया कि चलो शुक्र है इस शख्स ने बीच में आकर बात संभाल ली, वरना आज तो मेरी खैर नहीं थी। हाँ, मेरा अच्छा खासा तमाशा बन जाना था। मगर वो इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान थी कि ये शख्स उसकी चोरी पकड़ चुका है और किसी और तरह से उससे बदला लेने का इरादा रखता है। रस्म जैसे तैसे खत्म हुई और फंक्शन के बाद दोनों बहनें गाड़ी में बैठकर वापस आ गई। घर पहुंचते ही हूर का गुस्सा जो इतनी देर से लोगों के सामने दबा रखा था उसने वो नूर पर लावे की तरह फट पड़ा। नूर, तुमने आज जो मेरी बेइज्जती करवाई है ना, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने क्या हरकत की है। वो ड्रेस जानबूझकर तुमने खराब किया, मुझे सब पता है। तुम इतनी जिद्दी और अनापरस्त हो चुकी हो कि तुम्हें किसी की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं रहता। हूर ने कमरे में आते अपना पर्स जोर से बेड पर पटका और नूर को खड़ी खड़ी सुनाने लगी। नूर ने इंतहाई लापरवाही से अपने कानों से बालियां उतारते कंधे उछाए। प्लीज हूर, तुम भी मत शुरू हो जाना। मैंने कहा ना कि मेरा पाँव फिसल गया था, अब मैं क्या जानबूझकर गिरूंगी। और वैसे भी वो ड्रेस उस अनाया पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। मैंने तो उसका भला ही किया। कम से कम अब वो कोई ढंग का लिबास भी तो पहन लेगी ना, जो उसकी जसामत पर अच्छा लगेगा। नूर की इस बेहिसी और डिटाई पर नूर ने अपना सर पकड़ लिया। तुम कभी नहीं सुधर सकती नूर। भाभा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। तुमने तो जोरीन नामी शख्स के सामने भी मेरा सर झुका दिया, जिसने बड़ी शराफत से बात को संभाल लिया, वरना आज तुम्हारा क्या हश्र होता तुम सोच भी नहीं सकती। हुड़ बुड़ाती हुई वॉशरूम में घुस गई जबकि नूर मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे आज अपने बदले पर बहुत सुकून मिल रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर बाबा बहुत खुशगवार मूड में अखबार पढ़ रहे थे। जब हूर और नूर वहां पहुंची, बाबा ने अखबार एक तरफ रखा और इंतहाई मोहब्बत से दोनों बेटियों को अपने पास बिठाया। हूर और नूर, मुझे तुम दोनों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। कल मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त शहाब से हुई थी। हम दोनों काफी देर बैठे और टाइम भी गुजारा और उसने अपने बेटे के लिए नूर का रिश्ता भी मांगा है और मैंने हामी भर ली है। बाबा की इस अचानक और धमाका खेज खबर पर नूर के हाथ से ब्रेड का टुकड़ा छूटकर प्लेट में गिर गया और हूर भी हैरत से बाबा को देखने लगी। क्या रिश्ता? बाबा, आपने मुझसे पूछे बगैर कैसे हामी भर ली?
मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और मुझे साथ घूमना है। नूर अपनी जगह से उछल पड़ी और गुस्से से एहतजाज करने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा अचानक उस पर शादी का बम क्यों गिरा रहे हैं। नूर बेटा, तुम अभी छोटी नहीं रही, वो लोग बहुत मुअज़्ज़ज़ और रईस हैं। शहाब मेरा बरसों पुराना दोस्त है और उसका बेटा भी बहुत सुलझा हुआ और कामयाब बाशऊर इंसान है। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। और होड़ की शादी तो वैसे भी अगले महीने तय है ना। मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की बहनों की शादी और रुखसी एक साथ ही कर दूं, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो सकूं और एक ही तकरीब में सारा काम ऐसे तरीके से निपट जाए। बाबा ने अपना हतमी फैसला सुनाते हुए कहा। तो नूर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बहुत से प्लान्स हैं। मैं इतनी जल्दी किसी की पाबंदी में नहीं आना चाहती। आप उन्हें मना कर दे, मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। नूर ने रूहानी आवाज में ही अपनी आखिरी कोशिश की। फारूक साहब अपनी कुर्सी से उठकर नूर के पास आए और उसके सर पर शफकत और प्यार से हाथ रखा। देखो नूर, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम अभी आजाद रहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद मैंने तुम दोनों बहनों को अकेले ही पाला है। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई थी तो तुम बहुत छोटी थी। मैंने कभी तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी हर जिद, हर नखरा उठाया। मैंने माँ और माँ बाप दोनों का प्यार तुम्हें देने की कोशिश की, लेकिन बेटियों को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है ना। मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ना। मेरी उम्र अब ढल रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ही तुम दोनों अपने अपने घरों में सेटल हो जाओ, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मुझे यकीन है मेरा इंतखाब तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा और तुम खुश रहोगी। और मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ कि तुम मेरी बात का मान नहीं रखोगी क्या। बाबा की आवाज में नमी और बेबसी थी, जिसे सुनकर नूर का दिल कट कर रह गया। वो अपने बाप से बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। उनकी इन जज्बाती बातों ने नूर के अंदर की उस जिद्दी लड़की को एक पल के लिए खामोश कर दिया था। नूर ने भी बाबा की बात सुनकर नूर का हाथ थाम लिया और उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं आपकी खुशी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी। नूर बस थोड़ी घबरा गई है, बाकी वो आपके फैसले पर कभी एतराज नहीं करेगी। नूर ने बाबा को तसल्ली दी तो बाबा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन नूर अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी कि उसकी आजादी छीनने वाली है। लाख इनकार और नखरों के बावजूद रिश्ता तय पा गया और दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से तय हुआ कि डायरेक्ट निकाह और रुखसी होगी। और उसके बीच सिर्फ 2 हफ्ते का ही वक्त रखा गया। वक्त कम था, लेकिन दोनों ही खानदान जल्दी जल्दी तैयारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म थे और खुश भी थे। नूर की शादी की तैयारियां तो पहले ही चल रही थी, लेकिन नूर की अचानक शादी की खबर ने घर में नया हंगामा खड़ा कर दिया। अच्छी मुसीबत है। 2 हफ्ते में कौन सी शॉपिंग होती है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं और क्या पहनूं। तुम्हारी शॉपिंग तो महीनों से चल रही है और मुझे सिर्फ 14 दिन दिए गए। ये सरासर नाइंसाफी है। नूर सारा दिन बेड पर पड़ी पैर पटकती रही और होर कर दिमाग खाती रही। होर उसे समझा समझा कर थक जाती कि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि तुम लोग शॉपिंग जब की टेंशन ना लो, वो खुद बेहतरीन करके बेचेंगे। कुछ ना लो, टेंशन ना लो, ज्वेलरी खरीदने तक का टाइम नहीं है। और बताओ, डिजाइनर इतनी जल्दी मेरी चॉइस के मुताबिक ज्वेलरी सेट कैसे बनाएंगे? नूर की आवाज में फिक्र ही फिक्र थी। नूर को अपनी शादी की शॉपिंग और ड्रेसेस की इस कदर फिक्र रहा थी। वो अपने होने वाले शौहर के बारे में सोचने के बजाय इस बात पर कुड़ रही थी कि उसका लहंगा कैसा होगा। लेकिन उसकी ये परेशानी तब खत्म हो गई जब उसका अरूसी लिबास दुल्हे की तरफ से आ गया। वो लहंगा इस कदर हसीन और बेइंतहा खूबसूरत था कि नूर की आंखें उसे देखकर खुली की खुली रह गई। गहरे सुर्ख रंग के उस बाहरी लहंगे पर इंतहाई नफीस और शाहाना कढ़ाई की गई थी, जिसने नूर के दिल में उस अनदेखे दुल्हे की चॉइस के लिए एक लम्हे के लिए तारीफ जरूर पैदा की। लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर कायम थी और वो इस शादी से खुश नहीं थी और मुसलसल मुंह बनाए बैठी रही। निकाह का दिन आ पहुंचा और पूरे घर में गहमा गहमी अरूज पर थी। नूर को जब तैयार करके बिठाया गया तो वो वाकई सबसे ज्यादा रूप उसी पर आया था। सुरख लहंगे में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। नूर भी अपने लिबास में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। दोनों बहनें एक साथ बैठी थी। इतने में दुल्हे की तरफ से एक अजीब व गरीब फरमाइश आ गई।
कि दूल्हे की ख्वाहिश है कि दुल्हन को निकाह रुखती के दौरान घूंघट उड़ा दिया जाए और सिर्फ उसका चेहरा नजर न आए। यहाँ तक कि छोटी मोटी रस्में भी उसी घूंघट में होंगी। ये सुनकर नूर का पारा एकदम से हाई हो गया। ये क्या अजीब दकियानुसी पुराने जमाने का तरीका है। एक तो शॉपिंग भी आराम से नहीं करने दी, और अब क्या मैं शादी के इवेंट भी ना देखूं और अंधी बन के बैठी रहूं। मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मुझे यूं छुपा कर ले जा रहे हैं कि कोई बात ना हुई। मुझे कोई घूंघट नहीं ओढ़ना, मेरा सारा मेकअप और हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। नूर ने चिंचिलाकर और गुस्से से पैर पटकते हुए अपना सर पर दुपट्टा पीछे किए। कूर ने जल्दी से उसका भारी दुपट्टा दोबारा उसके चेहरे पर गिराते उसे सख्ती से मना किया। चुप करके बैठी रहो नूर, ये उनकी खानदानी रस्म होगी और हो सकता है कि दूल्हे की कोई खास ख्वाहिश हो, तो खामखा हर बात पर बहस मत किया करो। आज तुम्हारा निकाह है, थोड़ा सब्र से काम लो। कम से कम आज के दिन तो कोई नया तूफान मत खड़ा करना। कूर ने उसे डांटा तो नूर घूंघट के अंदर ही बुड़बुड़ाने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। कुछ ही देर में निकाह हुआ है और नूर ने रोते रोते हाँ कर दी। निकाह होते ही बाहर रुखसती का शोर शराबा शुरू हो गया। लोगों की मुबारकबादों का तांता बन गया। नूर जो घूंघट के अंदर बैठी उकता चुकी थी, उसने हूर का हाथ जोर से दबाया। हूर, मुझे कम से कम उस दूल्हे की शक्ल तो दिखा देती कि वो दिखता कैसा है, काला है, पीला है या कोई बुड्ढा है। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, और तुम लोगों ने मेरी शादी करवा दी। अब कम से कम शक्ल तो दिखा दो। और फिर मेरी तरफ वो भी कोई घूंघट पहनकर बैठा हुआ है। नूर ने चिंचिलाहट तो तजस्सुस के मिले जुले अंदाज में पूछा, तो हूर की बेसाख्ता हंसी निकल गई। चुप करो बेवकूफ लड़की, बुड्ढा नहीं है, बहुत ज्यादा हैंडसम है। सीधा सुहाग रात में नजारा कर लेना कि तुम्हारा दूल्हा कैसा है। हूर ने उसे तंग करते हुए कहा। हूर दूल्हे को दूर से देख चुकी थी और वो दिल ही दिल में नूर के लिए दुआ को थी कि आने वाला वक्त उसकी बहन के लिए ढेरों खुशियां लाए और उसका वक्त अच्छा गुजरे और वो शख्स उसके नखरे बर्दाश्त कर ले। नूर को धीरे धीरे घबराहट होने लगी कि पता नहीं वो शख्स कौन है, कैसा है और उसके साथ क्या सलूक करेगा। रुखसती का वक्त आया तो नूर अपने बाबा के गले लगकर फूट फूट कर रोई। बाबा ने उसे दुआएं देते हुए रुखसत किया और यूं नूर अपने उस अनदेखे दुल्हे के साथ एक नए और पुरस्कार सफर पर रवाना हो गई। जब नूर अपने ससुराल पहुंची तो उसका दिल अनजाने दुल्हे और घबराहट से जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद से लेकर घर के अंदर तक छोटी मोटी रस्में अदा की जा रही थी, लेकिन दुल्हे की सख्त हदायत के मुताबिक नूर का घूंघट किसी को उठाने की जरूरत नहीं थी। सब औरतें उसे घूंघट में ही प्यार कर रही थी और दुआएं दे रही थी, जबकि नूर अंदर ही अंदर उस बारी जोड़े और घूंघट से बुरी तरह से उकता चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा ससुराल है और ये कैसा अजीब दूल्हा है जिसने उसे अंधा करके रखा हुआ है। इसी दौरान उसे एक जानी पहचानी हंसी की आवाज आई, जो कि मुसलसल उसके आसपास गूंज रही थी। अरे वाह, हमारी दुल्हन तो घूंघट में भी कमाल लग रही है। इसे मानना पड़ेगा, भाई की चॉइस है बहुत जबरदस्त। अनाया की खिलखिलाती हुई आवाज नूर के कानों से टकराई तो उसके माथे पर शक्लें पड़ गई। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जाने पहचाने लोग हैं और ये आवाज भी सुनी सुनी लग रही है। नूर ने दिल ही दिल में सोचा और घूंघट से बाहर देखने की नाकाम कोशिश की। अनाया उसके करीब आई और उसका हाथ दबाते शरारत से बोली, दुल्हन जी बस थोड़ी देर और सब्र कर ले, फिर आपका दूल्हा खुद आपको ये दीदार करवा देगा। हम तो बस तरस रहे हैं। नूर ने होश से अपना हाथ छुड़ाया। पता नहीं कौन लोग हैं, क्यों हर चीज को राज बना कर रखा है। और ये हंसी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो बुड़बुड़ाती रही यहाँ तक कि रस्में खत्म हुई और सुहाग की सेज पर उसे बिठा दिया गया। कमरे में हर तरफ सुरख गुलाबों और मोतिये की मसूरकन खुशबू फैली हुई थी। बेड को फूलों से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन नूर को उन सब चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उस बाहरी घूंघट से जान छुड़ाना चाहती थी और बस अपने दूल्हे को देखने की फिक्र भी खाई जा रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई और किसी के भारी कदमों की चाप कमरे में उभरी। नूर के दिल की धड़कन एकदम से बेकाबू हो गई और उसने घबराते हुए अपने हाथ सख्ती से आपस में जकड़ लिए। कदमों की आवाज बिल्कुल उसके करीब आकर रुक गई। फिर एक मजबूत हाथ ने आहिस्ता से उसका सुर्ख और भारी घूंघट उलट लिया। नूर ने डरते डरते अपनी पलकें उठाई और सामने खड़े शख्स को देखते उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। अब नूर के मुंह से बेसाख्ता निकला और वो डर के मारे एक कदम बेड से उठकर पीछे की तरफ खिसकती दूर जा खड़ी हुई।
اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی بدتمیز اور کھڑوس بگ انکل زورین خانزادہ تھا، جس سے دونوں ٹکراؤ بڑے ہی جاندار رہے تھے۔ زورین کے لبوں پر بے حد دلکش اور شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کمال کی پینٹنگ والی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، جس میں اس کی مردانہ وجاہت اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ نور کا تو جیسے ہی دماغ سن ہو گیا، یہ شخص کیا کیا کر رہا ہے؟ پھر اس کی نظر زورین کے ہاتھ پر پڑی جس میں کولڈ ڈرنک کی ایک بڑی بوتل موجود تھی۔ آج میرا بدلہ اتارنے کا دن ہے، زورین نے بوتل کو ہلکا سا ہلاتے بڑے معنی خیز و خطرناک انداز میں کہا، اور اپنے قدم نور کی طرف بڑھائے۔ نور کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل دیوار سے برابر میں جا کر لگی۔ اس کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پڑپڑانے لگا، اور ابھی وہ زورین کے دلہے کے روپ میں ہضم ہی نہیں اسے کر پائی تھی، اور اوپر سے یہ آفت آ پڑی۔ اسے عنایہ کا وہ خراب ہوتا ہوا لباس یاد آ گیا۔ زورین اس کے بالکل قریب آ گیا اور اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں چمک تھی۔ پلیز نو 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 میرا پلیز ڈریس نہیں خراب کرنا، یہ بہت پیاری ہے اور اس پر داغ پڑ جائے گا پلیز۔ نور نے روحانسی آواز میں منمناتے ہوئے التجا کی اور اپنی قیمتی عروسی لباس کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ تو اچھا ہے نا، کیونکہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی تم نے بھی کسی کا ڈریس خراب کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا، تو میں کیوں سوچوں؟ زرین نے مسکراتے ہوئے بوتل کا ڈھکن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پلیز نہیں، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نور نے گھبرا کر فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے بوتل چھیننے کی کوشش کی۔ زرین نے بوتل کو ذرا سا پیچھے کیا، لیکن نور جو اپنی ضد میں اندھی ہو چکی تھی، اس نے پوری طاقت سے بوتل پر جپٹا مارا۔ اس چھینا چھپڑی میں نور کا پاؤں اپنے ہی بھاری لہنگے میں الجھا اور اس کا توازن بری طرح سے بگڑ گیا، اور اس سے پہلے کہ نور فرش پر گرتی، زورین نے پھرتی سے بوتل بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور نور کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا۔ لیکن اس کوشش میں وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر جا گرے۔ نور سیدھی زورین کے چوڑے اور مضبوط سینے پر گری اور زورین اس کے بوجھ تلے نرم گدے پر دھنس گیا۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور صرف ان دونوں کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں جیسے اس مقناطیسی لمحے کے سحر میں کھو گئے تھے۔ زورین نے نور کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے بجائے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کر دیا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے، اور نور زورین کی ان گہری سی آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ اور پیار دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نور نے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی اور گھسمسا کر کہا، لیکن زورین کی گرفت اولاد کی طرح مضبوط تھی۔ ایسے ہی چھوڑ دوں اپنی پدی کو؟ زورین نے انتہائی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی تو نور کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ دیکھیں، مجھے پدی بولنا بند کرے، ایسا نہیں ہوگا، اور یہ خبر آ جائے گی کہ دلہن نے پہلی رات ہی دلہے کا سر پاڑ دیا۔ نور نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ زورین نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنے ایک ہاتھ سے نور کے چہرے پر بکھرے ہوئے لٹوں کو آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ تم جیسی جنگلی بلی کو سیدھا کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا، نور، ورنہ تم کبھی میرے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ زورین کی آواز میں اب وہ شرارت نہیں تھی، بلکہ گہرا ٹھہراؤ اور محبت کا احساس تھا، جس نے نور کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم نے یہ شادی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے نا؟ نور نے نہ سمجھی اور ہلکے سے ڈر کے ساتھ پوچھا۔ زورین نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت امٹ آئی۔ میں پاگل ہوں جو تم سے بدلہ لینے کے لیے اپنی پوری زندگی تمہارے نام کر دوں گا؟ میں تو اسی دن تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا جب تم مال میں مجھ سے اس ڈریس کے لیے لڑ رہی تھی۔ تمہارا وہ غصہ، تمہاری وہ ضد اور تمہاری وہ معصومانہ حرکتیں سیدھے میرے دل میں اتر گئی تھی، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ضدی لڑکی اب صرف اور صرف میری ہوگی۔ میں نے ہی اپنے بابا سے کہہ کر تمہارے گھر رشتہ بھیجا تھا اور جان بوجھ کر نکاح تک اپنا چہرہ تم سے چھپا کر رکھا تاکہ تمہیں سرپرائز دے سکوں۔ زورین کی اس انکشاف پر نور کی آنکھیں حیرت سے بھر گئی۔ اس کا سارا غصہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کا مطلب آپ مجھ سے محبت؟ نور نے بے یقینی سے پوچھا تو زورین نے اس کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی اس چھوٹی سی ضدی پدی سے، جس نے پہلی ہی نظر میں خانزادہ خاندان کے سب سے مغرور بیٹے کا دل چرا لیا تھا۔
ज़ुरैन ने उसके माथे पर अपने लग रख कर अपनी मोहब्बत की मोहर सबकी, तो नूर का दिल किसी अनजानी खुशी से धड़क उठा। वो जो अब तक इस शादी के लिए अपने लिए अजाब समझ रही थी, अब खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी। ज़रीन की दिल फरेब मुस्कुराहट, उसकी नजरों में मौजूद वो बेपनाह प्यार ने नूर के अंदर के सारे खौफ और अना को पिघला दिया था। वैसे मुझे आप इतने बुरे नहीं लगते, बिग अंकल। नूर ने शर्माते हुए अपने नजरें झुकाई, तो ज़रीन ने हंसते उसका चेहरा ऊपर उठाया। इसका अंदाजा तो मुझे है, और मैं तुम्हारी इस हल्की सी पसंद को किस कदर चाहत में बदलने वाला हूँ तुम्हें आज रात पता चल जाएगा। कमरे की मध्यम रोशनी में मोहब्बत के हसीन और अनोखे रंग बिखरे हुए थे, जिसमें दो अजनबी दिल हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। ज़रीन के प्यार भरे लम्स और उसकी मीठी बातों ने नूर को अपने मुकम्मल दस्तरस में ले लिया था। वो दोनों जिद्दी दिल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मदगम हो रहे थे। अगले दिन वलीमे की शानदार तकरीब खानजादा मेंशन की वसी लॉन में मुनक्किद की गई थी, जहां हर तरफ खुशियों का समा था। नूर बहुत खूबसूरत और कीमती लिबास में मलबूस ज़रीन के साथ स्टेज पर बैठी बिला की हंसी लग रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद वो रूप और खुशी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो अपने इस अनदेखे दुल्हे से मिलकर कितनी खुश है। और ज़रीन भी उसे बार बार प्यार भरी नजरों से देख रहा था कि तभी अनाया मुस्कुराती स्टेज पर आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? अनाया ने शरारत से नूर को सलाम किया, तो नूर ने भी हंसते हुए उसे गले लगाया। वालेकुम अस्सलाम नंजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे इस ड्रेस के मामले में हार मान गई हूँ। वो दाग अभी भी मेरे दिल पर है। नूर ने उसे छेड़ा, तो अनाया ने ज़रीन की तरफ देखते कहका लगाया, वो दाग तो भाईजान ने कल रात धो दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। अनाया की इस बेबाक बात पर नूर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और ज़रीन भी मुस्कुरा दिया। नूर ने जल्दी से अनाया का बाजू चुटकी से दबाया। तुम बहुत तेज हो अनाया। हाँ, तेज तो मुझे होना ही पड़ेगा, आखिर मेरे भाई ने पटाखा पसंद किया है, तो मुझे भी छोटी सी शुरली तो बनना ही पड़ेगा ना। अनाया ने बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, तो नूर और ज़रीन भी खिलखिला कर हंस पड़े और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां पर एक ना खत्म होने वाला प्यार और नई शुरुआत की बेशुमार उम्मीदों का चराग रोशन था।